डोनबास में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। डोनबास के नोवी प्रुद पर रूसी कब्जा हुआ। रूसी हमले से पोस्ट छोड़ भागी यूक्रेनी सेना। एक और बड़ी खबर है, वॉर जोन में रूसी सेना के ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। इमारत में घुसने के दौरान हुआ बड़ा धमाका। फायरिंग करते हुए रूसी सेना ने इमारत खाली कराया है। यूक्रेनी ड्रोन पर रूसी जवान ने फायरिंग की है। बख्तरबंद गाड़ी पर सवार जवान ने फायरिंग की। फायरिंग करते रूसी जवान डेंजर जोन से निकलने में कामयाब रहा। और वहीं वॉर जोन के नए इलाके में फायरिंग के बीच यूक्रेनी जवान की एंट्री हुई है। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर के हमले में बाल बाल बचा यूक्रेनी जवान। फायरिंग करते आगे बढ़े यूक्रेनी सेना के जवान। यूक्रेनी सेना लगातार 3 दिनों से रूस को दहला रही है। इस बात से पुतिन और उनकी सेना इतनी भड़क गई है कि उसने सर्दी में कीव पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत क्रिसमस के मौके पर हुई। जिस वक्त दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, उस वक्त रूसी फौज यूक्रेन को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जला रही थी। युद्ध में हमले का ऐसा दौर शुरू हो गया है कि यूक्रेनी फोर्स चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर कयामत की बरसात हुई। दिसंबर 2024 जिस दिन यूक्रेन क्रिसमस का त्योहार मना रहा था, उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात हुआ। रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों पर मिसाइलों की बरसात की। ये ब्लास्ट, ये बारूदी आग, ये विनाश कजान में हमले का प्रतिशोध है। तबाही का ये मंजर रूस के कजान में हमले का परिणाम है। ज़ेलेंस्की सेना पिछले 3 दिनों से लगातार रूसी शहरों में धमाके कर रही थी। अब पुतिन सेना ने क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन को जवाब दिया है। हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज। रूसी सेना ने 3 तरह के मिसाइलों से धावा बोला। इसके बाद यूक्रेन के शहर विनाश की बड़ी आग में जलने लगे। रूस के Tu-95 बॉम्बर रात भर गर्जना करते रहे। रूस के बॉम्बर ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की वर्षा की। तो रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। कई शहरों में आपातकाल लग गया। पुतिन सेना का प्रतिशोध तब पूरा हुआ जब उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर में विस्फोट किए।
ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ब्लास्ट किया। हमले में एक इमारत तबाह हो गई, आधा दर्जन लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस ने रॉकेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले के बाद खार्किव में आपातकाल लग गया। नीप्रो शहर में भी एक के बाद एक कई धमाके हुए, 3 इमारतें बर्बाद हो गईं। तो क्रेमेंचुक में रूसी नौसेना ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में 80 से ज्यादा मिसाइलें और 120 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। इस हमले से न सिर्फ यूक्रेन विनाश की बड़ी आग में जलने लगा, बल्कि रूसी सेना का ऑपरेशन नीप्रो भी लॉन्च हो गया। तो सवाल यही है कि क्या 31 दिसंबर तक रूस संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? फिलहाल तो यही लग रहा है। डोनेस्क में रूस का विजय अभियान तेज हो गया है। डोनेस्क के 75% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना अब निप्रो को जीतना चाहती है। रूस ने ऑपरेशन निप्रो के लिए 5000 सैनिक भेज दिए। रूसी फौज निप्रो नदी पार करने की तैयारी में है। निप्रो नदी पार कर पूर्व से पश्चिम आना चाहती है पुतिन सेना। नदी पार कर निप्रो शहर पर कब्जे का प्लान तैयार किया गया है। निप्रो विजय के बाद रूसी फौज खेरसोन कूच करेगी। पुतिन ने इस काम को 31 दिसंबर तक ही पूरा करने का आदेश दिया है। क्रिसमस के मौके पर रूस ने इतनी बड़ी तबाही क्यों मचाई? इसके एक नहीं बल्कि 3 कारण। पहला कारण तो यही है कि यूक्रेनी फोर्स कई दिनों से कजान, रोस्टोव और कुर्स्क समेत रूस के कई प्रांतों में हमले कर रही थी। इस बात से क्रोधित रूसी फौज ने यूक्रेन में मिसाइल वर्षा की। दूसरा कारण यह है कि रूस में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। पहले यूक्रेन में भी युद्ध से पहले क्रिसमस की तारीख 7 जनवरी ही होती थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह तारीख बदलकर 25 दिसंबर कर दी और यूक्रेन इसी तारीख को क्रिसमस मनाने लगी। यही वजह है कि रूस हर 25 दिसंबर को यूक्रेन पर जबरदस्त हमले करता है। तीसरा कारण पुतिन का डोनेस्क और नीप्रो जीतने का ऑपरेशन है, जिसे पुतिन सेना 31 दिसंबर से पहले खत्म करना चाहती है। रूसी सेना नीप्रो की तरफ बढ़ रही है और यूक्रेनी फोर्स उसे रोकने की कोशिश में जुटी है। कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला कर रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी हमले से रूसी सैन्य वाहन के 2 कॉलम बर्बाद हो गए। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन ने रोबो सेना उतार दी है। यूक्रेन के रोबोट न सिर्फ रूसी सैनिकों की तलाश कर रहे हैं, बल्कि उन्हें टारगेट भी कर रहे हैं। यूक्रेन पूरी ताकत से रूसी सेना को रोकने में जुटा है, लेकिन सच ये है कि उसे उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। रूस की सेना अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो 31 दिसंबर तक न सिर्फ डोनेस्क बल्कि नीप्रो शहर पर भी कब्जा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना पर ग्रैड MLRS से रूस के हमले। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट तबाह। UAV टीम के इनपुट पर सटीक MLRS हमले।
ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क फतेह का अभियान तेज कर दिया है। कुर्स्क के मोर्चे पर कोरियाई सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग आग बबूला हैं। इधर यूक्रेन ने एक नई मिसाइल तैयार की है। दावा है कि ये मिसाइल मॉस्को तक को दहलाने की क्षमता रखती है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की फिलहाल इस मिसाइल का इस्तेमाल कुर्स्क में कर सकते हैं। यूक्रेन से आ रही इन खबरों के बाद दुनिया में परमाणु विनाश के बादल मंडराने लगे हैं। डर है कि पुतिन और किम जोंग यूरोप में एटमी तबाही ला सकते हैं। मॉस्को में मीटिंग्स का दौर जारी है। पुतिन अपने वॉर कमांडर्स के साथ एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। Из Министерства обороны, государственного бюджета. इधर प्योंगयांग में किम जोंग भी बेचैन है। उनकी नजर रूस यूक्रेन की जंग पर टिकी है। मॉस्को से लेकर प्योंगयांग तक मची इस हलचल की वजह है कुर्स्क की जंग, जिसे जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी शक्ति लगा दी। कुर्स्क की जंग से इस वक्त दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नंबर 1, किम जोंग ने कुर्स्क में नए हथियार और सैनिक भेजे हैं। नंबर 2, ज़ेलेंस्की की नई मिसाइल कुर्स्क में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। दरअसल यूक्रेन ने कुर्स्क फतेह के लिए एक नया हथियार तैयार किया है, जो दुनिया में न्यूक्लियर महाविनाश की वजह बन सकता है। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर की बेचैनी की वजह जानना जरूरी है। दरअसल कोरियाई सैनिकों के लिए ज़ेलेंस्की सेना के सामने टिके रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। कुर्स्क की जंग में बड़े पैमाने पर उत्तर कोरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में अब तक 3000 कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मारे गए कोरियाई सैनिकों की संख्या 1100 के आसपास है। बीते 2 हफ्ते में कई ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें कई सैनिकों की लाशें नजर आ रही हैं। दावा है कि ये सभी सैनिक किम जोंग के थे। दक्षिण कोरिया के सांसद ली सुंग पोन ने अपने एक बयान में कहा है कि मारे गए सैनिकों में कमांडर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कोरियाई सैनिक रूसी युद्ध क्षेत्र और ड्रोन से अपरिचित हैं, यही उनके मारे जाने की एक बड़ी वजह है। कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिक और उच्च पदस्थ अधिकारियों के मारे जाने से किम जोंग आग बबूला है। खबर है कि किम बहुत जल्द कुर्स्क में नए सैनिकों की बटालियन भेजने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि किम जोंग ने कोरियाई सैनिकों के लिए हथियारों की बड़ी खेप भेजी है, ताकि कुर्स्क की जंग में वो कोरिया मेड हथियारों से लड़ सके। दक्षिण कोरिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने मॉस्को के लिए 6700 कंटेनर भेजे हैं। ये सभी कंटेनर हथियारों से लोड हैं। इसके अलावा किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन तेज कर दिया है। बहुत जल्द वो बैलिस्टिक मिसाइलें मॉस्को पहुंचाने की तैयारी में है। इधर जंग में नए कोरियाई सैनिक और हथियारों की एंट्री होने वाली है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी कुर्स्क से लेकर मॉस्को तक तबाही मचाने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने एक नई लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार की है, जिसका नाम है ट्रेम्बिटा। दावा है कि यह मिसाइल मॉस्को तक तबाही मचाने में सक्षम है। वहीं इसे पूरी तरह से यूक्रेन में बनाया गया है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ट्रेम्बिटा मिसाइल की ताकत का पहला ट्रेलर कुर्स्क में दे सकते हैं। यूक्रेन की ट्रेम्बिटा मिसाइल की लंबाई 8 फीट है। इसका वजन 100 किलो है।
यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल 20 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ट्रेम्बेटा की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही है। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो ये मिसाइल 500 से 700 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। दावा है कि यूक्रेन ने इस मिसाइल में पल्स जेट इंजन का इस्तेमाल किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की की ट्रेम्बेटा मिसाइल जर्मनी के V1 फ्लाइंग बॉम्ब की कॉपी मानी जा रही है। जर्मनी ने V1 फ्लाइंग बॉम्ब को साल 1939 में विकसित किया था। जर्मनी ने इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया। हालांकि 1945 के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इन दोनों की तुलना की बात करें तो ट्रेम्बेटा मिसाइल की रफ्तार जहां 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं जर्मनी के फ्लाइंग बॉम्ब की रफ्तार 650 किलोमीटर प्रति घंटे थी। रेंज की बात करें तो ट्रेम्बेटा की रेंज 700 किलोमीटर तक है, वहीं फ्लाइंग बॉम्ब की रेंज 250 किलोमीटर थी। दोनों में पल्स जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन भले ही ट्रेम्बेटा को अपनी स्वदेशी मिसाइल बता रहा है, लेकिन यूक्रेन के इस दावे को हजम करना बेहद मुश्किल है, जिसकी वजह है ये तस्वीरें। ये अगस्त 2023 की तस्वीरें हैं। यूक्रेन एक गैराज जैसी दिखने वाली जगह पर मिसाइल का डिकॉय तैयार कर रहा है। ये मिसाइल डिकॉय ट्रेम्बेटा का है। बीते साल सुपर प्राइम टाइम शो में हम आपको दिखा चुके हैं कि यूक्रेन किन हालातों में ट्रेम्बेटा मिसाइल का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। ये ट्रेम्बेटा मिसाइल का प्रोटोटाइप है। इस मिसाइल को बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग या किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती। यूक्रेन कीव के नजदीक इस मिसाइल को बना रहा है। यूक्रेन की मिसाइल सफलता पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1.5 साल पहले तक जो यूक्रेन जोड़ तोड़ करके गैराज में मिसाइलें बना रहा था, उसने अचानक इतनी आधुनिक मिसाइल कैसे तैयार कर ली। यूक्रेन की सफलता के पीछे 2 संभावित वजह मानी जा रही हैं। नंबर 1, यूक्रेन को मिसाइल तकनीक नेटो से मिली है। नंबर 2, या फिर ज़ेलेंस्की नेटो की किसी मिसाइल पर यूक्रेनी लेबल चिपकाकर अपना बता रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में अब कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ज़ेलेंस्की और नेटो को डर है कि ट्रंप यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद कर सकते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखकर नेटो यूक्रेन को हथियार तैयार करने में मदद कर रहा है, ताकि इन हथियारों से जब रूस पर हमला करे तो इल्जाम नेटो पर ना लगे। हालांकि नेटो के इस षड्यंत्र से पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ है। पुतिन पिछले 15 दिनों से यूरोप को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने इस हथियार का इस्तेमाल मॉस्को या कोर्स्क में किया तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, इजराइल वर्सेस प्रॉक्सी, ये युद्ध रक्षा विशेषज्ञों के लिए बड़ी केस स्टडी है। इन युद्धों में नए सामरिक तरीके आजमाए गए और कामयाब भी हुए। इन्हीं युद्धों में ड्रोन का मल्टी रोल इस्तेमाल किया गया और अब हर देश के रक्षा विभाग में ये बहस हो रही है कि फाइटर जेट जंग के लिए ज्यादा जरूरी है या कम खर्चे वाले ड्रोन। आज फिर इस मुद्दे ने यूरोप और अमेरिकी सरकारों में जोर पकड़ा है, क्योंकि पहली बार रूस का एक फाइटर जेट ड्रोन के टकराने से धराशायी हो गया है। देखिए ड्रोन वर्सेस फाइटर जेट का विश्लेषण करती है रिपोर्ट, और देखिए कैसे कुछ लाख रुपए के ड्रोन के सामने करोड़ों के हाईटेक फाइटर जेट कमतर पड़ रहे हैं। रूस का Su-25 मल्टी रोल फाइटर जेट एक रनवे से उड़ान भरने के बाद यूक्रेनी चौकियों पर हमले करने के लिए बढ़ा। डोनेस्क क्षेत्र के ऊपर पहुंचते ही इस फाइटर जेट की टक्कर एक ड्रोन से हो गई। छोटे से एक ड्रोन की टक्कर के बाद फाइटर जेट आसमान से जमीन पर आ गिरा। ये रूस के उसी फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें हैं। रूसी फाइटर जेट की टक्कर रूस के ज़ाला ड्रोन से हुई। टक्कर से जेट की कॉकपिट विंडो और एवियोनिक्स सिस्टम टूट गए। दुर्घटना में पायलट की जान बच गई। ये गलती से हुई टक्कर का नतीजा था। ड्रोन से जेट पर हमला नहीं किया गया था। अगर हमला होता तो जेट में विस्फोट हो जाता।
इससे पहले भी कई बार जेट हेलीकॉप्टर की ड्रोन से टक्कर बाल बाल बची है। फ्रंट लाइन पर अनियंत्रित ड्रोन ट्रैफिक रहता है और महंगे जेट लगातार खतरे से घिरे रहते हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि किसी भी युद्ध में फ्रंट लाइन पर बमबारी के लिए क्या फाइटर जेट के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि बमबारी के लिए ड्रोन सटीक काम कर रहे हैं। फाइटर जेट से युद्ध क्षेत्र का सैन्य सर्वेक्षण किया जाता है, जबकि यही काम FPV ड्रोन बहुत कम खर्च में करते हैं। फाइटर जेट उड़ाने के लिए एविएशन प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जबकि ड्रोन उड़ाने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने होते। फाइटर जेट का ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, जबकि ड्रोन बहुत कम खर्च में उड़ान भरते हैं। फाइटर जेट से फ्रंट लाइन पर बमबारी होती है, ड्रोन भी कम शक्ति वाले बम से हमले करते हैं। सबसे बड़ी चीज, एक फाइटर जेट की कीमत करोड़ों रुपए होती है, जबकि अच्छे अटैक ड्रोन 19 से 20 लाख रुपए में तैयार हो जाते हैं। फाइटर जेट से चलने वाली एक मिसाइल की कीमत ड्रोन के बराबर होती है, जबकि ड्रोन जेट की तरह उड़ता है और गिरने के बाद विस्फोट करके मिसाइल का काम भी करता है। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी फ्रंट लाइन पर यह साबित कर चुके हैं। दोनों ओर की सेनाएं ड्रोन का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं और सैन्य चौकियों पर जरूरत के हिसाब से जरूरी क्षमता के हमले कर रही हैं। रूस ने बीते 3 साल में अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव करके फाइटर जेट का प्रोडक्शन कम किया है और ड्रोन प्रोडक्शन में पूरी ताकत झोंक दी है। रूस एक महीने में 2000 से ज्यादा शाही ड्रोन बना रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूस ने 2024 में 16,000 से ज्यादा ड्रोन अपनी फैक्ट्रियों में बनाए हैं। ये ड्रोन के मलबे से मिले सीरियल नंबर से पता लगा है। फरवरी 2024 में रूस के ड्रोन मलबे पर सीरियल नंबर I2600 लिखा मिला, जबकि दिसंबर 2024 में गिराए गए ड्रोन पर I11934E सीरियल नंबर लिखा था। ड्रोन वॉरफेयर ने युद्ध में खर्च घटाया है, सैनिकों की जान पर खतरा कम किया है। ऑपरेटर कई किलोमीटर दूर बैठकर फ्रंट लाइन पर हमले कर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट को हमले के लिए एक निश्चित दूरी तक जाना होता है। फाइटर जेट के गिरने से सेना को करोड़ों का नुकसान होता है, जबकि ड्रोन गिरकर विस्फोटक हमला करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ड्रोन वर्सेस फाइटर जेट की बहस दुनिया भर के रक्षा विभागों में हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार मस्क ने भी 25 नवंबर को फाइटर जेट प्रोजेक्ट की आलोचना की थी। अब खबर है कि अमेरिका की एयरफोर्स एक नए फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी चाहती है। अमेरिकी वायुसेना कमेटी ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को जरूरी माना है। NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम कमेटी में $multi-billion नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पर चर्चा की गई। NGAD का यह प्रोग्राम 2024 की शुरुआत में रोक दिया गया था। अब ट्रंप सरकार को इस प्रोजेक्ट पर फैसला लेना है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप यूएस की सत्ता का कार्यभार संभालने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के रुख से ऐसा नहीं लगता कि NGAD कमेटी का यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ट्रंप ने डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है, जिसका मकसद अमेरिकी टैक्स पेयर के धन का सदुपयोग करना है और इस विभाग की कमान कारोबारी एलॉन मस्क के हाथ में है। एलॉन मस्क पहले ही अमेरिका के नेक्स्ट जेन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर सवाल उठा चुके हैं। 25 नवंबर को मस्क ने कहा, पायलट वाले फाइटर जेट ड्रोन के दौर में टिक नहीं पाएंगे, इनसे सिर्फ पायलट मारे जाएंगे। इस बीच कुछ इडियट्स हैं जो अभी भी पायलट वाले F-35 फाइटर जेट बना रहे हैं। मस्क का यह बयान F-35 फाइटर जेट पर जारी की गई एक रिपोर्ट के बाद आया था।
25 नवंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने F-35 पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में F-35 की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। जेट की मेंटेनेंस में देरी और साइबर डिफेंस जैसी गंभीर समस्याओं का हवाला दिया गया। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लॉकहीड मार्टिन के इस विमान प्रोजेक्ट की फंडिंग कम की जा सकती है। F-35 फाइटर जेट प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा जेट प्रोजेक्ट है और अमेरिका इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। मस्क चाहते हैं कि अमेरिका फ्यूचर वेपन तैयार करे, ना कि ऐसे जेट जिन्हें ड्रोन से मार गिराना आसान हो। ऐसे में अमेरिका के 6th जेन जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के आसार बहुत कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।